Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to discuss a very new chapter in endocrine physiology which is about the pancreas. So chapter number 4, pancreas. देखिए पेंक्रियास के जो है हमारे पास दो पार्ट्स थे। एक को हम कहते थे एक्सोक्राइन पार्ट, एक को हम कहते थे एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो हमने जीआई फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था। अब एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन पेंक्रियास पढ़ेंगे, यानी पेंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडे आवर चैप्टर इज अबाउट पेंक्रियास, द मोर स्पेसिफिकली इट इज एंडोक्राइन पेंक्रियास, द मोर स्पेसिफिकली इट इज एंडोक्राइन पेंक्रियास। ओके गाइस, रिमेंबर कि ये जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का, इट इज मेनली प्रेजेंट इन एंडोक्राइन पार्ट, मेनली प्रेजेंट इन द टेल ऑफ पेंक्रियास। यानी जो पेंक्रियास का हमारे पास एंडोक्राइन पार्ट है वो पेंक्रियास के कहां पे मौजूद है? टेल में मौजूद है। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। ये जो एंडोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का जो टेल में प्रेजेंट है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, एंड दीज सेल्स आर आइसोलेटेड, दीज सेल्स आर आइसोलेटेड। और याद रखिए इस आइसोलेशन से की वजह से दे लुक्स लाइक आइलैंड, दे लुक्स लाइक island of cell। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंडोक्राइन पार्ट जो है मेनली कहां पे प्रेजेंट है? टेल ऑफ द पेंक्रियास पे प्रेजेंट है। यहां पे कलेक्शन ऑफ सेल है व्हिच आर आइसोलेटेड एंड लुक्स लाइक आइलैंड ऑफ द सेल। ठीक है, आइलैंड ऑफ द सेल, आइसोलेटेड कलेक्शन ऑफ सेल, पेंक्रियास। सो रिमेंबर आल्सो नोन एज, these cells आल्सो नोन एज islets of Langerhans। इसको हम क्या कहते हैं? islets of या islets of Langerhans भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आई टोल्ड यू इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, यानी ये सेल्स का एक मजमुआ है। सो सर कौन से सेल्स इसके अंदर मौजूद है? सो सेल्स, ठीक है, याद रखें एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास के अंदर हमारे पास मेनली 4 किस्म के सेल्स मौजूद हैं। नंबर फर्स्ट सेल जो है इसको हम कहते हैं ए सेल आर अल्फा सेल, ए सेल आर अल्फा सेल। ठीक है, याद रखें ये ए सेल या अल्फा सेल का काम क्या है? दे प्रोड्यूस what? Glucagon. They produce what? Glucagon. So the A cell या alpha cell which is present in a endocrine pancreas, they produce glucagon। और ये जो glucagon है ये क्या काम करता है? Anyone? Very good. It increase blood sugar। ये क्या करता है? Blood sugar level को increase करता है। ठीक है, we have another type of cells known as beta cells। क्या? बीटा सेल्स। अब याद रखिए इस बीटा सेल के अंदर एक होते हैं हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन, एक ये क्या करता है? इंसुलिन प्रोडक्शन करता है बीटा सेल। दूसरा ये हमारे पास अमाइलिन प्रोडक्शन करता है, दूसरा क्या करता है? एमाइलिन प्रोडक्शन करता है। और तीसरा ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है सी पेप्टाइड। व्हाट? सी पेप्टाइड। ठीक है, अब देखिए बीटा सेल जो अल्फा सेल है नंबर 1, दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन व्हिच इंक्रीज ब्लड शुगर। बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, एमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। अब इंसुलिन का काम क्या है? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। कौन? इंसुलिन। एमाइलिन क्या करता है? इट पोटेंशिएट द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलिन। यानी ये जो एमाइलिन है ये इस इंसुलिन को और भी सपोर्ट करता है कि जाओ काम करो और ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करो। ठीक है, तीसरा जो सी पेप्टाइड है इसके बारे में याद रखिए कि जो सी पेप्टाइड है और इंसुलिन है ये दोनों जो है 1:1 के साथ प्रोड्यूस होते हैं। यानी अगर एक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो एक सी पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ सी पेप्टाइड इंसुलिन इज 1:1। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी याद रखिए ये सी पेप्टाइड इज used as a endogenous marker of insulin। देखिए दोनों 1:1 में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मैं सी पेप्टाइड को मालूम करूं कि फॉर एग्जांपल सी पेप्टाइड कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो ऑब्वियसली उतने इंसुलिन भी प्रोड्यूस हुए होंगे ना। क्यों? क्योंकि इनका रेशो 1:1 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंसुलिन अगर एक प्रोड्यूस होता है तो एक
सी पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है। दो इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं तो दो सी पेप्टाइड प्रोड्यूस होंगे। इसलिए अगर मैं सी पेप्टाइड का लेवल पता करूं कि फॉर एग्जांपल ये कितना है, अगर इनकेस ये 12 है तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन भी 12 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए याद रखें कि सी पेप्टाइड यूज एज अ एंडोजेनियस मार्कर ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सी पेप्टाइड को एज अ मार्कर यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ सेल्स व्हिच इज नोन एज डेल्टा सेल। The third type of cell which is present in the endocrine pancreas, it is delta cells. ठीक है, याद रखिए ये जो डेल्टा सेल है ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टेटिन। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो सोमेटोस्टेटिन है इट इज यूनिवर्सल इनहिबिटर। ये क्या है? यूनिवर्सल इनहिबिटर है। और याद रखिए यहां पे ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को। ठीक है, नाउ वी हैव अ फोर्थ टाइप ऑफ सेल व्हिच इज नोन एज एफ सेल। एफ सेल, द लास्ट टाइप ऑफ सेल। याद रखिए ये जो हमारे पास एफ सेल है ये प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, pancreatic polypeptide which is also known as PP. So these are the group of cells which is known as islets of Langerhans and they are present in the endocrine pancreas. Clear up to this? Very good. अब क्वेश्चन ये है कि इन चार सेलों में सबसे ज्यादा सेल कौन से होते हैं? ठीक है, मोस्ट कॉमनली बीटा सेल्स आर द 50%, यानी बीटा सेल जो है हमारे पास 50% प्रेजेंट होते हैं। 50% अल्फा, डेल्टा और एफ सेल प्रेजेंट होते हैं और 50% हमारे पास बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं। और यू नो कि बीटा सेल हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है व्हिच इज नोन एज इंसुलिन। सो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट वन व्हिच इज इंसुलिन। ओके, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में याद रखें, ये इंसुलिन जो है ये डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड बाय बेंटेंग एंड मैक्लाइड। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? बेंटेंग एंड मैक्लाइड ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरा, ये जो इंसुलिन है इट हैव 51 या इट हैज 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड फर्स्टली जो है फर्स्टली सीक्वेंस्ड बाय संगर। सो संगर इज द वन हु फर्स्टली सीक्वेंस द अमाइनो एसिड ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड ऑफ इंसुलिन। सो याद रखिए, डिस्कवर्ड बाय बेंटेंग एंड मैक्लाइड, फर्स्टली सीक्वेंस्ड बाय संगर। क्लियर अप टू दिस? अब दूसरा, याद रखिए इन दोनों को, तीनों को, बल्कि बेंटेंग, मैक्लाइड और सेंगर या संगर, इन तीनों को जो है क्या किया था? नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। सो नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू ऑल दीज थ्री। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट याद रखिए ये जो इंसुलिन है दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन हु गेट सीक्वेंस्ड। ये इंसुलिन हमारे पास फर्स्ट ऐसा सब्सटेंस था जिसको सीक्वेंस किया गया था। ठीक है, सो द फर्स्ट वन। दूसरा, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन, इसके बारे में एक दूसरा फर्स्ट याद रखे कि इट इज द फर्स्ट वन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो देयर आर टू फर्स्ट फॉर इंसुलिन। एक ये कि इसको सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था, और दूसरा फर्स्ट इंसुलिन के लिए ये है कि ये जो है ना पहला ऐसा सब्सटेंस था जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। अब नेक्स्ट, ये जो इंसुलिन है ये जनरल पॉइंट्स है इंसुलिन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। देखिए कोई भी टॉपिक याद रखने से पहले उसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू याद किया करें। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आपसे कोई बंदा पूछे तो आपको एक जनरल ओवरव्यू का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं भी फर्स्टली आपको जनरल ओवरव्यू बताता हूं, फिर उसके बाद हम जाते हैं इसके रिलीज पे और एक्शन पे। ठीक है, एक इंसुलिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ये जो इंसुलिन है इट इज ऑलवेज स्टोर्ड विथ जिंक इन बीटा सेल।
ठीक है। इंसुलिन को आप जब भी देखोगे तो ये अकेले जो है स्टोर नहीं होता, ये हमेशा अपने साथ किसको स्टोर करता है, जिंक को करता है स्टोर, ठीक है। अगर आप मेडिसिन में देखें तब भी इसके साथ जो है ना, जो सिंथेटिक होते हैं उसमें अगर आप देखें तो इसके पास जिंक होगा, अगर बीटा सेल को हम देखें तो वहां भी इसके साथ क्या होगा, जिंक होगा। सर व्हाई द जिंक इज प्रेजेंट विद इंसुलिन, व्हाई, बिकॉज इट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ये क्या काम करता है, ये इस इंसुलिन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इसलिए जिंक हमेशा जो है किसके साथ प्रेजेंट होता है, इंसुलिन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इस इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, याद रखिए हमारी बॉडी के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, यानी for the production of insulin we need a transcriptional factor which is what, HNF. This HNF is the transcriptional factor for the production of what, for the production of insulin, ठीक है। HNF का फुल फॉर्म है हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर, हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर, ठीक है। अगर इन केस में बोलूं कि वी हैव अ म्यूटेशन इन एचएनएफ, म्यूटेशन इन एचएनएफ यानी हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर में अगर म्यूटेशन हो जाए, सो याद रखिए म्यूटेशन इन एचएनएफ काज अ डिजीज नोन एज मोडी, इट प्रोड्यूस अ डिजीज नोन एज मोडी, ठीक है। मोडी का फुल फॉर्म है मेच्योरिटी ऑनसेट of diabetes in youngs, ठीक है। So the mutation of HNF या mutation in HNF produce a disease known as MODY. Clear up to this? Okay guys, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो यहां पे नहीं आता, इसलिए मैं इस पहले वाले को क्या करता हूं, साफ करता हूं, ठीक है। Okay guys, अब देखिए फॉर एग्जांपल जब कभी भी हमारे पास क्या हो जाए, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि हमारी खून में क्या हुआ है, शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है। अब किसी भी बंदे के सिनेरियो लेते हैं, किसी भी इंसान के किसी भी बॉडी के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो व्हाट वी नीड एन एजेंट नोन एज इंसुलिन। हमें क्या रिक्वायर्ड है अभी, इंसुलिन। अब जब इंसुलिन आएगा तो ये इंसुलिन क्या करेगा गाइस, शाबाश, ये इंसुलिन इस ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, ठीक है। वी हैव अ सिनेरियो जिसमें इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल है, अब इसको डिक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन। जब इंसुलिन आया तो उसने इसको क्या किया, डिक्रीज किया। अब देखिए ये जो हमारे पास है, इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, अगेन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। लेट मी टेल यू गाइस कि जब हमारे पास ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ तो ये इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हुआ, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हुआ। अब जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ तो इसने एक्शन कैसे किया, ठीक है, ताकि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करे। सो हियर वी हैव टू क्वेश्चंस, नंबर 1 प्रोडक्शन या सिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा वी हैव अ क्वेश्चन कि एक्शन कैसे किया, एक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ था तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हुआ, इंसुलिन कैसे पैदा हुआ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई विल से कि हियर इट इज माय ब्लड वेसल, फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस इज आवर ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज है, सो दिस ब्लड कंटेन इंक्रीज शुगर लेवल, ठीक है। अब दिस ब्लड वेसल इज कनेक्टेड विथ आवर बीटा सेल, हियर इट इज आवर बीटा सेल, ये हमारे पास क्या है, बीटा सेल है। अब वो ईंड बीटा सेल का जो ब्लड वेसल के लिए के साथ करीब है उसको हम कहते हैं बेजोलेटरल सरफेस या ईंड, लेटरल ईंड, और जो ब्लड वेसल के अपोजिट ईंड है इसको हम कहते हैं एपिकल ईंड,
ठीक है। अब देखिए ये जो बीटा सेल है इसका जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, दिस बीटा सेल हैविंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हिच इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। दूसरा, जब हम इस बीटा सेल को देखते हैं तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होते हैं एंड दी स्टोरेज बॉडीज कंटेन इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन प्रेजेंट है किसमें? बीटा सेल में। अब हमने क्या करना है? इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है इस बीटा सेल से। अब यहां पे मैंने लिखा कि वी हैव अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, सो ये कैसे आया है? बिकॉज वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स इन दिस बीटा सेल which is known as पोटाशियम चैनल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? पोटाशियम चैनल प्रेजेंट है। और इन पोटाशियम चैनल का काम क्या है? इस पोटाशियम चैनल का काम ये है कि ये हमारे पास सेल से पोटाशियम को बाहर भेजता है। और ये जो पोटाशियम चैनल है दे आर एटीपी सेंसिटिव, दे आर एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। क्लियर? अब देखिए यूजुअली व्हाट हैपेंस कि पोटाशियम जा रहा है बाहर फ्रॉम द बीटा सेल थ्रू एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। ठीक है, और इसकी आउटगोइंग की वजह से या एक इनफ्लक्स नहीं तो इसका ईफ्लक्स की वजह से जो सेल का आरएमपी है इट इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास ब्लड वेसल में शुगर लेवल इंक्रीज है। दिस इंक्रीज शुगर लेवल इज सेंस्ड बाय बीटा सेल थ्रू अ चैनल प्रोटीन नोन एज GLUT2, नोन एज GLUT2। ये एक चैनल प्रोटीन है जो हमारे पास हेल्प करता है इन द सेंसिंग ऑफ इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अब ये GLUT2 क्या करता है? इस ब्लड से शुगर को मूव करता है इनसाइड द बीटा सेल। अब जब ग्लूकोज इनसाइड द बीटा सेल आ जाता है तो इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और जब डिस्ट्रक्शन होती है तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लूकोज एटीपी इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखिए ये जो एटीपी है ये क्या काम करता है? ये एटीपी जाके इस पोटाशियम चैनल को क्लोज कर देता है। ठीक है, जब एटीपी प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द ग्लूकोज डिस्ट्रक्शन दिस एटीपी गोज एंड क्लोज दिस पोटाशियम चैनल। और याद रखिए यहां पे इसलिए मैंने लिखा था कि एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। ठीक है, क्योंकि एटीपी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो जैसे एटीपी ज्यादा हो जाती है प्रोड्यूस होता है तो एटीपी इस पोटाशियम चैनल को क्लोज कर देता है। ठीक है, अब जब ये पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया तो सेल के अंदर पोटाशियम जो है ये क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। तो सारा पोटाशियम विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, क्योंकि चैनल इसका ब्लॉक है, क्लोज है, तो पोटाशियम बाहर नहीं जा सकता। तो सारा पोटाशियम हमारे पास क्या हो जाएगा? इनसाइड द सेल क्या हो जाएगा? अकुमुलेट हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल अकुमुलेट होते हैं इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज डीपोलराइजेशन। ये हमारे सेल के अंदर क्या कर देता है? डीपोलराइजेशन कर देता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये एक थ्रेशोल्ड में काम करता है, लेकिन इसके स्पाइक्स जब भी थ्रेशोल्ड के ऊपर जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सो इट बिकम डीपोलराइजेशन, इट बिकम एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में डीपोलराइजेशन होता है। तो अब हमारे पास इस पोटाशियम चैनल क्लोजर की वजह से डीपोलराइजेशन हो गई। अब जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो ये डीपोलराइजेशन हमारे पास एक दूसरा चैनल ओपन करता है जिसको हम कहते हैं VSCC। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? VSCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। तो अब क्या हो गया? वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग की वजह से कैल्शियम विल मूव इनसाइड टू द सेल, कैल्शियम विल मूव इनसाइड टू द सेल। ठीक है, सो देखिए जब कैल्शियम इनसाइड द सेल आ जाता है इसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्नेयर प्रोटीन। ठीक है, स्नेयर प्रोटीन। सो अब देखिए तीन चीजें हमारे पास हो गई। एक क्या हुआ? एक हमारे पास पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया। ठीक है, दूसरा कैल्शियम की इनफ्लक्स हो गई, और तीसरा स्नेयर प्रोटीन आ गया। जब ये तीनों आ जाते हैं सो दे कॉज व्हाट? दे कॉज एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन हैपेंस। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। और दिस एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन का मतलब क्या है? कि इंसुलिन केम्स टू आवर सर्कुलेशन। इंसुलिन कहां पे आ गया? हमारे सर्कुलेशन में आ गया। तो क्लियर अप टू दिस? लेट मी रिपीट इट अगेन।
इनिशियली जो बीटा सेल है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -90 मिलीवोल्ट, और ये -90 मिलीवोल्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम, ठीक है, ये पोटाशियम बाहर जा रहा है जिसकी वजह से आरएमपी -90 है। अब जब भी हमारे पास शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, तो इसकी वजह से कुछ ग्लूकोज आ जाता है थ्रू GLUT2 इनसाइड द बीटा सेल, वहां पे इस ग्लूकोज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और डिस्ट्रक्शन की वजह से एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एटीपी हमारे पास जाके इस पोटाशियम चैनल को क्लोज कर देते हैं। जब पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाए तो पोटाशियम विल रिटेन इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो इसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और जब ये ओपन हो जाता है तो ये कैल्शियम को इनसाइड द सेल लेके आ जाती है, ठीक है। साथ में स्नेर प्रोटीन आ जाती है और ये सारे कंबाइन क्या करते हैं, इस इंसुलिन के जो स्टोरेज है, इसके जो ग्रेन्यूल्स है, उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड circulation. Clear up to this? Very good. Now we have some important points. Number 1, ये जो पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम चैनल, मैं इसको साफ करने लगूं। ये जो पोटाशियम चैनल है, रिमेंबर इट इज एटीपी सेंसिटिव, एटीपी सेंसिटिव चैनल इज पोटाशियम चैनल, ठीक है। ये कौन सा है, पोटाशियम चैनल है। अब अगर ये पोटाशियम चैनल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इसकी क्लोजिंग की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं। यहां पे देखें, जब एटीपी प्रोड्यूस हुआ तो इसने इसको क्लोज किया, तब जाके डीपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम आ गया और इंसुलिन रिलीज हो गई। तो याद रखें, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ पोटाशियम चैनल इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस, इंसुलिन प्रोड्यूस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पोटाशियम चैनल को हम ओपन रखते हैं, तो जब ओपन होगा तो यहां पे पोटाशियम जो एक्युमुलेट नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगा। जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो VSCC जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है वो नहीं ओपन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगा। सो नो इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल जो है, अगर ये क्लोज होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अगर ये ओपन होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक को हम कहते हैं डीएम, डायबिटीज मेलिटस, और एक को हम कहते हैं इंसुलिनोमा, यानी एनी ट्यूमर रिलेटेड टू इंसुलिन, जिसकी वजह से इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कोई भी ट्यूमर। अब डायबिटीज मेलिटस में हम क्या चाहते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो, तो हम डायबिटीज मेलिटस के अंदर एक ऐसा ड्रग यूज करते हैं कि वो इस पोटाशियम चैनल को क्या करे, क्लोज करे, और जब ये क्लोज होगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, और उस ड्रग को हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग, सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग। ये जो सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग है, ये क्या करते हैं, इस पोटाशियम चैनल को क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन की वजह से हम डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर हम इंसुलिनोमा को देखें तो इसके अंदर, इस इंसुलिनोमा के अंदर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है इस कंडीशन में, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इंसुलिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करे, तो हम एक ऐसा ड्रग देंगे कि वो इस पोटाशियम चैनल को क्या करे, ओपन करे, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो यहां पे इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और उस ड्रग को हम कहते हैं डायाजोक्साइड, ठीक है। सो डायाजोक्साइड एंड सल्फोनाइल ग्रुप्स आर द टू इंपॉर्टेंट ड्रग इन which works on a potassium channel. सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप जो है हम डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं, एंड डायाजोक्साइड जो है हम कब यूज करते हैं, when there is a increased production of insulin. Clear? ओके गाइस, ना हमने प्रोड्यूस किया इंसुलिन को कि इंसुलिन किस तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे कि हम डिस्कस करें द सेकंड क्वेश्चन कि ये इंसुलिन एक्शन कैसे करता है, ठीक है। सो इसको मैं साफ करने लगा हूं एंड वी विल गो फर्दर इन दिस टॉपिक। क्लियर? ओके गाइस, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द एक्शन ऑफ इंसुलिन। The second question is how the insulin action of insulin. देखिए, in previous one we synthesize and release insulin. हमने क्या किया, इंसुलिन को रिलीज किया। अब ये इंसुलिन जब रिलीज हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो ये अपना एक्शन कैसे करता है। सो लेट्स डिस्कस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। सो याद रखें, इंसुलिन को अपने एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है क्या, रिसेप्टर। क्योंकि अगर आपको याद हो, इन जनरल फिजियोलॉजी आई टोल्ड यू गाइज कि जितनी भी हार्मोन्स है, अगर वो चाहते हैं कि कोई एक्शन करे तो उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो द चैप्टर वाज इन जनरल फिजियोलॉजी इज सेलुलर रिसेप्टर्स एंड सेलुलर हार्मोन्स। जनरल फिजियोलॉजी में चैप्टर है, हम डिस्कस किया वहां पे, ठीक है। सो अगर इंसुलिन चाहता है कि वो एक्शन करे तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, रिसेप्टर रिक्वायर्ड है। द रिसेप्टर फॉर इंसुलिन इज टायरोसिन काइनेज,
ठीक है, टायरोसिन काइनेज इज द रिसेप्टर फॉर इंसुलिन। ठीक है, अब देखिए ये जो टायरोसिन काइनेज है इसके हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक को हम कहते हैं यानी दो अल्फा सब यूनिट है, 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, टायरोसिन काइनेज के क्या है, 2 अल्फा सब यूनिट्स है, 2 बीटा सब यूनिट्स है। याद रखिए मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ टायरोसिन काइनेज इज ऑन सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट्स। मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी ये कौन परफॉर्म करता है, बीटा सब यूनिट परफॉर्म करता है। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। अब देखिए फॉर एग्जांपल आई विल से कि देयर इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हमारे पास क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है। ओके, अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है तो अभी किसकी एंट्री का टाइम है, इंसुलिन विल कम्स, इंसुलिन कम्स। मैं शॉर्ट्स लिखता हूं फिर आप अपने नोट्स में पूरा लिखें। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन आएगा। ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन हमारे पास इस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, शिफ्ट करता है इनटू 3 ऑर्गन्स। नंबर 1 इट इज हार्ट, नंबर 2 इट इज स्केलेटल मसल्स, मैं रिपीट करूंगा डोंट वरी, और तीसरा इट शिफ्ट ग्लूकोज इनटू एडिपोज टिश्यू। हार्ट, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन आता है और ये इंसुलिन ब्लड से इस हाई ग्लूकोज को शिफ्ट करता है, कहां पे, हार्ट में, स्केलेटन में और एडिपोज टिश्यू में। अब ये कैसे ट्रांसफर करेगा, ये शिफ्टिंग जो है, इट्स शिफ्टिंग ये हमारे पास होती है थ्रू अ चैनल प्रोटीन नोन एज GLUT4, GLUT4 चैनल प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अब ये GLUT4 चैनल प्रोटीन इसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है इसको हमारा द वन एंड ओनली टायरोसिन काइनेज। मैं पूरा सिनेरियो दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि क्लियर हो जाए आपके लिए। ओके, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, इंसुलिन आया, इंसुलिन ने टायरोसिन काइनेज पे काम किया, टायरोसिन काइनेज ने GLUT4 को एक्टिवेट किया, GLUT4 ने इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को शिफ्ट किया कहां पे, हार्ट में, स्केलेटल मसल में एंड एडिपोज टिश्यू में। एक कहानी टाइप बन गई कि नहीं, सर्कुलेशन। अब ये जो ग्लूकोज है ब्लड में इसका लेवल हाई है, हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू में कम है, तो हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया कि नहीं बन गया, वेरी गुड बन गया। सो ये हाई कंसंट्रेशन से जाएगा लो कंसंट्रेशन में, तो ये डिफ्यूजन हुई कि नहीं हुई, वेरी गुड डिफ्यूजन हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो इस डिफ्यूजन को किसी ने फैसिलिटेट किया है, किसने, GLUT4 चैनल में। सो याद रखिए GLUT4 इज द एग्जांपल फॉर facilitated diffusion. It is the example of facilitated diffusion. Clear up to this? Very good. अब ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन इसने दो काम किए, इंसुलिन जो है इसने दो काम किए। एक जो है इसने डिक्रीज ग्लूकोज या डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक इसने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज किया, क्योंकि यहां पे ज्यादा था। जब इसकी डिफ्यूजन हो जाएगी हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू में, तो जो ब्लड में इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलिन ने तो एक काम किया, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा ये काम करता है डिक्रीज पोटाशियम लेवल भी करता है, डिक्रीज पोटाशियम, ये पोटाशियम को भी डिक्रीज करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन दो काम करता है, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, एक पोटाशियम को डिक्रीज करता है। ये जो दोनों एक्शन है इंसुलिन के, इट हैपेंस विद इन अ सेकंड्स, ये सेकंड्स के अंदर होता है, बहुत जल्दी होता है। इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड रैपिड एक्शंस ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्शंस ऑफ इंसुलिन, इसको हम क्या कहते हैं, रैपिड एक्शन ऑफ इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन होता है, एक पैथोलॉजी है, एक आयनिक इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलीमिया। एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलीमिया। ओके गाइस, अब हाइपरकैलीमिया के अंदर क्या होता है, हाइपरकैलीमिया के अंदर, सॉरी मार्कर में सही मैंने ज्यादा डाली है। ओके, हाइपरकैलीमिया के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, इंक्रीज
पोटाशियम लेवल होता है। इस कंडीशन में बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, पोटाशियम को कम करना किसका काम है? इंसुलिन का काम है। तो जब हाइपरकैलेमिया कंडीशन होता है, इंक्रीज पोटाशियम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन गिवन टू ट्रीट इंक्रीज पोटाशियम लेवल। अब इंक्रीज पोटाशियम है, हाइपरकैलेमिया है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन पोटाशियम का लेवल डिक्रीज करता है। लेकिन एक चीज है, वो ये है कि ये इंसुलिन तो ठीक है पोटाशियम को डिक्रीज करता है, लेकिन साथ साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी डिक्रीज करता है। तो अगर हम इंसुलिन देंगे तो पोटाशियम तो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो ऐसे पेशेंट्स में जब ये लेवल 30 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से कम हो जाता है, सो द पेशेंट बिकम इन कोमा स्टेट। तो कोमा स्टेट में पेशेंट चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। तो उस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम इंसुलिन के साथ साथ क्या देते हैं? हम इंसुलिन के साथ देते हैं डेक्सट्रोज। ठीक है, हम इंसुलिन के साथ डेक्सट्रोज भी देते हैं। व्हाई? टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। सो इन हाइपरकैलेमिया वी यूज इंसुलिन एज अ ट्रीटमेंट, बट इंसुलिन हम अकेले नहीं देते, साथ में डेक्सट्रोज भी देते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो पोटाशियम लेवल को डिक्रीज करता है, बट ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। तो इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन के साथ साथ हम डेक्सट्रोज भी देते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। ओके, अब देखिए, सम टाइम व्हाट हैपेंस कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, उन पेशेंट्स में हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन ये इंसुलिन काम नहीं करते। इंसुलिन जब काम नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है। अब याद रखिए, इन इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन देयर विल बी ऑलवेज डाउन रेगुलेशन ऑफ ग्लूटाथोन। अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो याद रखिए, इंसुलिन ने काम क्या करना है? टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करना है। टायरोसिन काइनेज ने क्या करना है? ग्लूटाथोन को रेगुलेट करना है। अगर इंसुलिन काम नहीं करा तो मे बी देयर इज अ डिफेक्ट इन ग्लूटाथोन। सो याद रखिए, इन इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन देयर विल बी ऑलवेज डाउन रेगुलेशन ऑफ ग्लूटाथोन। तो फिर आपने डाउन रेगुलेशन ऑफ ग्लूटाथोन के बारे में सोचना है। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। ओके, अब देखिए, यहां पे मैंने बताया कि ये जो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है एंड डिक्रीज पोटाशियम लेवल है, दीज टू एक्शन ऑफ इंसुलिन कॉल्ड रैपिड एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसको रैपिड एक्शन ऑफ इंसुलिन कहते हैं, और ये अकर होता है विद इन अ सेकेंड्स। अगर इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये वर्क्स फ्रॉम हावर्स टू डेज। अगर इंसुलिन घंटों से दिनों तक काम करता है, यानी इतने दिन में वो एक्शन करता है, देन दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इंसुलिन। इसको हम फिर क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इंसुलिन कहते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। अब देखिए, ये जो इंसुलिन है, ये जो इंसुलिन है, इट इज मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन जो है इट इज अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, अब ये जो है अपने इस फीचर्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? स्टोरेज करता है। और ये स्टोरेज क्यों करता है? फॉर फ्यूचर। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इंसुलिन थिंक्स अबाउट आवर फ्यूचर, इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। इंसुलिन को हार्मोन ऑफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट थिंक्स अबाउट आवर फ्यूचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंसुलिन है इट इज अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये चीजों को स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है? फॉर द फ्यूचर यूज। सो अगर देखें, इंश्योरेंस भी फ्यूचर यूज के लिए लोग करते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से इंसुलिन को हम हार्मोन्स ऑफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट इज मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन? मेजर एनाबॉलिक हार्मोन तो इंसुलिन हो गया। मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन कौन सा है? थिंक अबाउट इट, आई टोल्ड यू बिफोर। वेरी गुड, इट इज थायराइड। थायराइड जो है मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन है, डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन इंसुलिन डिस्ट्रक्शन नहीं करता, इट इज एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, अब ये स्टोरेज किस चीज की करता है? नंबर 1, ये ग्लूकोज को, ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ, या द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ग्लूकोज इज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारे पास लिपिड को स्टोर करता है इन द प्रोसेस नोन एज लाइपोजेनेसिस।
इट इज नोन एज लाइपोजेनेसिस। ठीक है, सो ये चीजों को स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज व्हाई इंसुलिन इज नोन एज हार्मोन्स ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। देखिए, ये जो इंसुलिन है ये हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज को नंबर 1 इनहिबिट करता है, और कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज को ये इंसुलिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अब देखिए, अगर हम इनहिबिशन की बात करें कि कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज को इंसुलिन इनहिबिट करता है, तो उनमें आता है एक, ये हमारे पास इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। दूसरा, ये इनहिबिट करता है न्यू ग्लूकोजेनेसिस को। तीसरा, ये लाइपोलाइसिस को। और 4, ये कीटोजेनेसिस फ्रॉम लीवर। ठीक है, ये इन मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। यानी ये इंसुलिन नहीं चाहता कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाए, न्यू ग्लूकोजेनेसिस हो जाए, लाइपोलाइसिस हो जाए या कीटोजेनेसिस फ्रॉम लीवर हो जाए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये इंसुलिन चाहता है कि हो जाए, जिसमें हमारे पास एक आता है ग्लूकोजेनेसिस। यहां पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, ग्लूकोजेनेसिस चाहता है कि करें। दूसरा, ये चाहता है लाइपोजेनेसिस। तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो 3 ये मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिनको ये इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, और ये 4 ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिसको ये इंसुलिन क्या करता है? इनहिबिट करता है। क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ रिमेंबर गाइस कि कुछ हमारे पास ऐसे एजेंट्स हैं, एजेंट्स which increases insulin production। ठीक है, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। नंबर 1, कौन सा एजेंट्स है जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है? नंबर 1, इट इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज होगी। दूसरा, ग्लूकागॉन which is produced from alpha cell of the endocrine pancreas। ठीक है, glucagon also increase insulin production। तीसरा, GLP and GIP, glucose like peptide, glucose डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये दोनों भी हमारे पास क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं इनक्रेटिन्स। इनको हम क्या कहते हैं कंबाइनली? इनक्रेटिन्स। यानी इनक्रेटिन्स जो है वो एजेंट्स which increase insulin। ठीक है, वो एजेंट्स जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनक्रेटिन्स। और इनक्रेटिन्स क्या है? जीएलपी एंड जीआईपी इन द जीआई सिस्टम। ये हमने ये दोनों जीआई सिस्टम में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस जीएलपी एंड जीआईपी का एनालॉग मौजूद है, एनालॉग। ठीक है, और वो एनालॉग जो है हम यूज करते हैं फॉर अ फार्माकोलॉजिकल पर्पसेस। एनालॉग इज नोन एज एक्सिनेटाइड। ठीक है, ये एक्सिनेटाइड ड्रग जो है ये हमारे पास जीएलपी एंड जीआईपी एनालॉग है, और इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये एक्सिनेटाइड यूज करें तो ये एक्सिनेटाइड क्या है? जीएलपी एंड जीआईपी एनालॉग है, और जीएलपी एंड जीआईपी क्या करता है? इंसुलिन को इंक्रीज करते हैं। तो डीएम में यानी डायबिटिक मेलिटस में क्या होता है? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, और हम चाहते हैं कि ग्लूकोज को खत्म करने के लिए इंक्रीज इंसुलिन आए, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, और इस इंसुलिन को हम किसके थ्रू? एक्सिनेटाइड विच इज एनालॉग ऑफ जीएलपी एंड जीआईपी यूज करते हैं ताकि इंसुलिन आए और इस ग्लूकोज को कवर अप करे। ठीक है, याद रखिए हमारे पास हमारे जीआई सिस्टम में एक प्रोडक्ट मौजूद है, जीआई सिस्टम में एक प्रोडक्ट मौजूद है, और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं DPP4। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? DPP4 कहते हैं। अब ये DPP4 क्या करता है? ये DPP4 हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ इंक्रेटीन करता है, ये इस इंक्रेटीन्स की डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस DPP4 को ब्लॉक करें ताकि इन इंक्रेटीन्स की क्या ना हो जाए? डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, सो वी विल यूज DPP4 ब्लॉकर। DPP4 ब्लॉकर, और जो DPP4 ब्लॉकर है हमारे पास वो है सीटागिलेप्टिन।
Sitagliptin. This sitagliptin is also used in a treatment of डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीटाग्लिप्टिन इस DPP4 को ब्लॉक करता है। जब ये ब्लॉक हो जाए तो ये दिस DPP4 इज अनेबल टू डिस्ट्रक्ट व्हाट इंक्रेटिन्स, और जब इंक्रेटिन्स डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे तब जाके वो इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर हमारे पास इंसुलिन लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो हम जो है एक हम यूज करते हैं एक्सनाटाइड ड्रग विच इज अ GLP एंड GIP एनालॉग इन डायबिटीज मेलिटस, और एक हम यूज करते हैं DPP4 ब्लॉकर विच इज अ सीटाग्लिप्टिन। इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। इसके अलावा हमारे पास 4 नंबर पे जो एजेंट है जो इंक्रीज करता है इंसुलिन प्रोडक्शन को, इट इज गेस्ट्रीन। 5 पे है CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, और लास्ट है हमारे पास सिक्रेटिन। सो सिक्रेटिन आल्सो इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। सो दीज आर द एजेंट्स व्हिच इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एजेंट्स व्हिच डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। इसको मैं साफ करने लगूं। ओके, द एजेंट्स व्हिच डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, agents which decrease insulin production. Okay. इन एजेंट्स में एक हमारे पास आता है सोमेटोस्टेटिन विच इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर, सोमेटोस्टेटिन। दूसरा हमारे पास आता है डायाजोक्साइड, और तीसरा हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोजोसिन। So these are the agents which decrease insulin production. Clear up to this? Very good. Now, what is the effect of autonomic nervous system on insulin production या secretion? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर? इंसुलिन के ऊपर। ठीक है, सो देखिए हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक है PNS और एक है SNS। ठीक है, अब अगर हम PNS की एक्टिविटी को देखें तो ये इंक्रीज करता है इंसुलिन सिक्रीशन को। PNS इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशंस, इंक्रीज इंसुलिन बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन and vagal stimulation and through vagal stimulation। लेकिन अगर हम SNS की बात करें तो SNS हमारे पास 2 सब यूनिट्स पे काम करता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा के ऊपर जब ये काम करेगा तो इट विल डिक्रीज इंसुलिन। अगर SNS अल्फा के ऊपर काम करे तो इट विल डिक्रीज इंसुलिन, लेकिन अगर ये बीटा पे काम करे सो इट विल इंक्रीज इंसुलिन। इट विल इंक्रीज व्हाट? इंसुलिन। लेकिन अगर इन दोनों में हम डोमिनेंट की बात करें सो द अल्फा इज डोमिनेंट एंड द बीटा इज रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव। तो ओवरऑल अगर हम SNS को देखें ओवरऑल तो SNS हमारे पास डिक्रीज इंसुलिन। एसएनएस क्या करता है? इंसुलिन को डिक्रीज करता है। अगर पीएनएस एक्टिवेट हो जाए इट विल इंक्रीज इंसुलिन, अगर एसएनएस एक्टिवेट हो जाए सो इट विल डिक्रीज एसएनएस, सॉरी इंसुलिन। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। अब हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट है विच इज अबाउट द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। देखिए सिर्फ इंसुलिन नहीं है कि वो इस ग्लूकोज लेवल को क्या करे? मेंटेन करे। ठीक है, तो याद रखिए अब हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं विच इज अ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस वन। Last concept of this chapter, glucose homeostasis. अब देखिए हमारे पास कंडीशन होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अब ये हाइपोग्लाइसीमिया किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। अब देखिए अगर हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल, आई टोल्ड यू बिफोर, लेस देन 30 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो जाए, अगर ग्लूकोज लेवल हमारे पास कितना हो जाए? लेस देन 30 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, तो याद रखिए द पेशेंट्स विल गो टू कोमा, द पेशेंट विल बी ए कोमा। पेशेंट कोमा में चला जाता है। अब इस कोमा को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या काम करते हैं? वी हैव अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इन द बॉडी, और इन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स का काम क्या है? बॉडी को या पेशेंट को कोमा से बचाना। ठीक है,
पेशेंट को कोमा से बचाना। अगर लेस देन 30 हो जाता है पेशेंट विल बी इन कोमा। इस कोमा को प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स क्या करता है, इस ग्लूकोज लेवल को वापस इंक्रीज करते हैं ताकि कोमा को प्रिवेंट करें। तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इंक्रीजेस ग्लूकोज टू प्रिवेंट कोमा, टू प्रिवेंट कोमा। ठीक है, अब कौन से हार्मोन्स है जो काउंटर रेगुलेटरी काम करते हैं, इनमें सबसे पहला जो है इट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारे पास ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक सिनेरियो ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि एक डायबिटिक पेशेंट है, जब वो रात को सोता है तो वो इंसुलिन लगा लेता है। ठीक है, जिस इंसुलिन की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है वापस इंक्रीज हो जाता है। क्यों, देखिए इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन टेकन, ठीक है, दिस इंसुलिन विल डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। अब जब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या काम करते हैं, इस ग्लूकोज लेवल को वापस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज। दिस इज हैपेंड बाय काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है, अब उनमें जो एक आता है इट इज ग्रोथ हार्मोन। तो जब रात को इंसुलिन लगा के फिर देखते हो और सुबह फिर से ग्लूकोज लेवल हाई होता है, इट इज बिकॉज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन विच इज ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास है ग्लूकागॉन, थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एंड एफिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स है दे वर्क्स एज अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, और ये फिनोमेना जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज लेवल हाई था, इंसुलिन हमने दे दिया, इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज किया, जब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया तो ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो गया और उसने ग्लूकोज लेवल को वापस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डान फिनोमेना। क्या कहते हैं इसको, डान फिनोमेना कहते हैं इसको। तो यहां पे साथ में लेके दिस फिनोमेना इज नोन एज डान फिनोमेना। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि यार आप मुझे ये बताएं कि रात को हम इंसुलिन देते हैं, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है लेकिन सुबह उठ के वापस इंक्रीज होता है, ये क्यों? सो यू सिंपली आंसर, इतना डिटेल में न मत जाए कि जीआई काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बस सिंपल सो इट इज बिकॉज ऑफ डान फिनोमेना। अब अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको उस क्वेश्चन पे फिर आप अपने आप उसको वो कर लोगे। ठीक है, उसको खुद नहीं पता होगा कि डान फिनोमेना कैसे कहते हैं, लेकिन अगर उसे पता होता है कि डान फिनोमेना कैसे तो ही विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड योर आंसर। ठीक है, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डान फिनोमेना। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, सम टाइम व्हाट हैपेंस कि हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं जिसमें बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उस इंसुलिन की वजह से डिक्रीज ग्लूकोज लेवल हो जाता है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट हम खाते हैं, अब जब हम खाते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया करा देते हैं। इसलिए इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी जब भी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं दे आल्सो प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। ठीक है, हमारे बॉडी इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागॉन को भी क्या करता है, रिलीज करता है, और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये इंक्रीज ग्लूकोज ब्लड लेवल, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी प्रिवेंटेड। तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लूकागॉन साथ साथ प्रोड्यूस करती है, ताकि वहां पे हमारे पास क्या ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। क्लियर अप टू दिस? ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन पेंक्रियास। एंडोक्राइन पेंक्रियास के बारे में हमने बात की, एंडोक्राइन पेंक्रियास के बारे में जनरल पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इसके बाद कौन कौन से सेल्स है वो पढ़े हैं, कौन कौन से सेल्स कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो हमने पढ़े हैं। फिर उनमें जो मेजर हार्मोन था विच इज इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में बात किया कि इंसुलिन कैसे काम करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे रिलीज होता है। फिर उसके बाद कौन से एजेंट्स इनको इंक्रीज करते हैं, कौन से एजेंट्स इनको डिक्रीज करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंसुलिन के प्रोडक्शन, रिलीज, इन सिक्रीशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। सो सारी चीजें हमने जो इंपॉर्टेंट थे वो इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।